मैं बैंकिंग के अंदर ही आपको उसके साथ रिलेट करवा के उनको मैं अकॉर्डिंगली समझा दूंगा। ठीक है, तो आज थोड़ा बैंकिंग के रिगार्डिंग चीज़ें देखेंगे। जैसे आपने सुना होगा ना, नेफ्ट के बारे में सुना होगा, आरटीजीएस के बारे में सुना होगा, आईएमपीएस के बारे में, और साथ ही साथ आपने एनपीसीआई वगैरह सुना होगा। ये सारी चीज़ें थोड़ी ना आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्या होती हैं ये चीज़ें समझेंगे, कुछ और एनपीसीआई के बारे में थोड़ा बेसिक जानेंगे, एटीएम्स के बारे में जानेंगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब हमने एवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करी थी, बार्टर सिस्टम, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, गोल्ड, मतलब गोल्ड तो चलो कमोडिटी मनी ही आ गया, साथ ही साथ थोड़ा क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी डिटेल में। जो पेपर मनी हो गया, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये सारी चीज़ें आप आज के टाइम पे डेफिनेटली यूज़ करते हो। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को साथ ना, ये सारी चीज़ें बैंकिंग के साथ रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इनके रिगार्डिंग आज जानने का स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखो मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग के बारे में, तो आप लोग भी, आई एम वेरी श्योर कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग किसी ना किसी फॉर्म में यूज करते ही हो। ठीक है ना। अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप हर चीज आप फिजिकली जाके बैंक की ब्रांचेस में जाते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चीजों को एक्सेस कर लेते हो, डिफरेंट डिफरेंट जो भी बैंकिंग सर्विसेज है। देखो, ई बैंकिंग को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारे ई बैंकिंग के ही नाम है। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख चुके हो कि किस तरह आप मोबाइल फोन के थ्रू हो गया या किसी भी तरह से इंटरनेट को यूज करके आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या डिफरेंट जो सर्विसेज ऑफर करी जा रही हैं उनको यूज कर सकते हो। इंडिया में देखो, जैसे आईसीआईसीआई बैंक ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक रहा है इन टर्म्स ऑफ ई बैंकिंग, क्योंकि काफी सारी इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज इनके द्वारा शुरू करी गई थी। एटीएम्स को भी काफी ज्यादा ना, एक जो आप कह रहे हो कि ज्यादा जो बूस्ट मिला, उसके पीछे आईसीआईसीआई बैंक का काफी रोल है। साथ ही साथ फ्रॉड्स कम होते हैं इंटरनेट बैंकिंग में। देखो, कुछ आप बोल सकते हो कि फ्रॉड ज्यादा भी होते हैं, आपका ये भी एक परसेप्शन हो सकता है कि अच्छा ऑनलाइन ना, जैसे कार्ड वगैरह के जो फ्रॉड्स होते हैं, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ओटीपी आपसे कोई मांगता है फोन करके कि अच्छा ओटीपी दे दीजिए, तो बहुत सारे लोग इस चीज में फंस जाते हैं। बट कहीं ना फ्रॉड्स कम इस वजह से होते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ जाती है ना, तो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि अब डेटा अवेलेबल है हर जगह, किसने किसको पैसा दिया, उसका डेटा बेस एक जगह मेंटेन हो रहा है प्रॉपर, तो इस वजह से फ्रॉड्स थोड़े कम भी हुए हैं। ठीक है, दोनों एस्पेक्ट है, बट अगर हम ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखें तो हाँ, फ्रॉड डेफिनेटली कम हुए हैं। साथ ही साथ कोई ज्योग्राफिकल बैरियर्स नहीं है। ठीक है, कहीं से बैठे बैठे आप यूज कर सकते हो, कन्वीनियंस आपको, जो बैंक है उनको भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम लग रही है। कि अगर आपको मान लो ना कि अगर आप किसी मान लो बैंक में जाके पहले आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो आप वहां पे जा रहे हो बैंक के अंदर, वहां पर उनको बहुत सारे एम्प्लॉइज को हायर करना पड़ रहा है, वहां की बैंक की खुद की कुछ ब्रांच की कॉस्ट होगी। बट अगर ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग तरफ हम मूव करते हैं तो बैंकिंग को भी एक तरह से लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। ठीक है, तो ये चीजें थी ई बैंकिंग के बारे में। आई एम श्योर आपको सारी चीजें डेफिनेटली पता ही होंगी। थोड़ा मैं डिस्कस करूं अगर सीबीएस के बारे में। सीबीएस का मतलब है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। यहां समझने की कोशिश करो सीबीएस का मतलब क्या है। जैसे आपने देखा कि आपकी मान लो ना आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ब्रांच है। ठीक है ना, आईसीआईसीआई ब्रांच के अंदर बेसिकली आपका अकाउंट है। तो मान लो ये कोई एक्सवाईजी ब्रांच है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई भवानीपुर है, मान लो आपकी मुंबई में ब्रांच है आईसीआईसीआई मुंबई के अंदर, आपका आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अकाउंट है। तो आप इस बैंक के अंदर तो जा ही सकते हो, पर मान लो आप कहेंगे अहमदाबाद, मान लो, तो अहमदाबाद वाली जो ब्रांच है, क्या उसके अंदर जाके आप आईसीआईसीआई बैंक की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो? आंसर है हाँ। ठीक है ना, और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कोर बैंकिंग सोल्यूशन या सीबीएस। देखो होता क्या है, जैसे आपके मान लो ना ब्रांच ये है, आपकी जो पर्टिकुलर बैंक जहां पे आपका अकाउंट है, ये सिटी ए के अंदर है, ये कनेक्टेड है एक सेंट्रलाइज सर्विस सर्वर के द्वारा। ये सर्वर बाकी सारी जो ब्रांचेस हैं उनको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है कि अच्छा ये एक्सवाईजी पर्सन का अकाउंट है, यहाँ पे इसके पास इतना एक्सवाईजी पैसा है, ये सारे बाकी ब्रांचेस के पास भी आपका डेटाबेस आपका प्रोवाइड कर दिया जाएगा थ्रू द सेंट्रल सर्वर। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन, यानी कि एक तरह का बैकएंड सिस्टम जो क्या करता है, जो सेम बैंक की मल्टीपल ब्रांचेस को कनेक्ट करता है। तो आईसीआईसीआई बैंक ही आईसीआईसीआई से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक में आपका अकाउंट है तो आप अहमदाबाद के एसबीआई बैंक में जाके बोलो कि मुझे ये पर्टिकुलर अपने अकाउंट में चेंजेस करवाने हैं, तो वो नहीं कर सकते आप। पर आईसीआईसीआई बैंक थ्रू आउट इंडिया कहीं भी आप जाओ तो वो चीज आप कर सकते हो, क्योंकि सीबीएस के अंदर सेम बैंक की ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। और उसी तरह से आप रियल टाइम के अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। रियल टाइम का मतलब कि उसी वक्त अगर आपने मान लो चेंजेस कराने तो उसी टाइम अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं रियल टाइम। और कोर की ना फुल फॉर्म है, ठीक है ना, मैंने बोला CORE, तो कोर की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट। आई रिपीट, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट इसको बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि जैसे पंजाब नेशनल बैंक है ना, इनकी कोर बैंकिंग सोल्यूशन का नाम क्या है? फिनेकल। उसी तरह से एक आरबीआई का भी खुद का एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, उसका क्या नाम है? ई-कुबेर। देखो जब मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको पढ़ाऊंगा ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर इवन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के रिगार्डिंग कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें ई-कुबेर पे होती हैं। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा, बस अभी जस्ट जिक्र कर रहा हूं कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो ई-कुबेर, जो कि एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन है आरबीआई का, वहां पे अकॉर्डिंगली ये अवेलेबल होती है। ठीक है, तो फिनेकल को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। पंजाब नेशनल बैंक के अलावा भी और डिफरेंट बैंक इसको यूज करते हैं इस कोर बैंकिंग सोल्यूशन को। आई थिंक विप्रो का है जहां तक मेरा आइडिया है। फिनेकल माइट बी रॉन्ग एज वेल, मतलब किसी आईटी कंपनी ने ही इस पर्टिकुलर आईटी सोल्यूशन को बनाया है ताकि वहां पे डिफरेंट बैंकिंग जो ब्रांच है वो आपस में कनेक्ट हो पाए थ्रू सेंट्रल सर्वर। उसी तरह से आरबीआई का हो गया ई-कुबेर। ठीक है जी, अब जरा चलते हैं ट्रांजैक्शंस की तरफ। ठीक है, ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। तो ट्रांजैक्शंस में ना आपने नेफ्ट का नाम सुना होगा, आरटीजीएस का नाम सुना होगा, आईएमपीएस का नाम सुना होगा। तो जरा देखते हैं कि इन सभी के अंदर फर्क क्या है। ठीक है ना, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, यहाँ देखते हैं इन तीनों के बीच में फर्क। देखो सबसे पहले अगर मैं नेफ्ट की बात करूं, नेफ्ट क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को ही नेफ्ट बोलते हैं। देखो ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है ना, ये आरबीआई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और पूरे नेशन में है तो नेशन वाइड हो गया, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। ठीक है ना, सेंट्रल वे में। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बैचेस में ऑपरेट होता है। समझाता हूं कैसे। मान लो आपका यहाँ पे बैंक है, आपने कुछ पैसे भेजने हैं कहीं दूसरे बैंक अकाउंट में,
ठीक है, मान लो आप 9:15 या मान लो 9:45 AM पे आपने इस बैंक को पैसे दिए और बोला कि भैया इस बैंक अकाउंट में आप पैसे भेज दो। ठीक है, मान लो आपने बोला कि 2 लाख रुपए यहां से भेजने हैं, तो क्या 9:45 पे जब आपने भेजा, क्या 9:45 पे इधर आपको दिख जाएंगे? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये नेफ्ट है। नेफ्ट के अंदर क्या होता है? नेफ्ट के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है वो बैचेस में होता है। जनरली 30 मिनट्स के बैचेस बनाए जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे मान लो पहले उन्होंने बोला कि सुबह 9 बजे जितने भी ट्रांजैक्शन आ रखे हैं उनको किया जाएगा, फिर 9:30 बजे किया जाएगा, फिर 10 बजे। तो आपने ना जो ट्रांजैक्शन 9:45 पे करी थी वो 9:45 पे इस साइड रिफ्लेक्ट नहीं होगी। वो कब रिफ्लेक्ट होगी? जब अगला बैच आएगा। अगला बैच कब रिलीज होगा? 10 बजे। तो अगर आपने 9:45 पे कोई चीज करी ना, वो इस बैंक के पास कब शो होगा? 10 बजे। उसी तरह से मान लो आप 10:05 पे कर रहे हो कोई ट्रांजैक्शन, तो 10:05 पे उधर शो नहीं होगा, वो होगा 10:30 बजे, क्योंकि आधे घंटे के गैप के बाद चीजें बैचेस की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही हैं। समझ आया बैच का मतलब? कि रियल टाइम में नहीं हो रही, थोड़ा सा डिले हो रहा है। ठीक है ना, आधे घंटे का बैच बना रहे हैं, फिर जितना आधे घंटे के अंदर, जैसे इसमें समझो 9:30 से 10 के बीच में जितनी ट्रांजैक्शन हुई वो फिर 10 बजे सामने वाले बैंक के पास अकॉर्डिंगली पहुंच जाएंगे नेट करके, क्योंकि इस बैंक ने भी कुछ इसको देना होगा, इस बैंक ने भी इसको कुछ देना होगा, तो 9:30 से 10 के बीच में जितनी ट्रांजैक्शन होगी उसका नेट करके एक दूसरे को ट्रांसफर वो कर देंगे। तो इसको बोलते हैं बैचेस की फॉर्म में। आरबीआई का थ्रू किया जाता है और आप इसका फुल फॉर्म भी समझ गए। देखो आरबीआई की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर ना एक ये फ्रीक्वेंटली आप सेक्शन क्वेश्चन करके एक सेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, उसके अंदर देखो नेफ्ट के बारे में, आरटीजीएस के बारे में, आईएमपीएस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो मैंने भी कुछ इंफॉर्मेशन वहीं से ली है कि नेफ्ट होता क्या है वो हमने डिस्कस कर दिया, नेफ्ट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है ना, कि किस तरह से नेफ्ट को आप राउंड द क्लॉक यूज कर सकते हो, कि आप हर दिन यूज कर सकते हो। पहले एक्चुअली क्या होता था, हर दिन नेफ्ट को यूज नहीं कर सकते थे, पर अब ऐसा है कि आप सैटरडे को भी कर सकते हो, संडे को भी। संडे रात को आपको 11 बजे मान लो आपका मन किया किसी को पैसे ट्रांसफर करने का, तो आप नेफ्ट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, और ये नियर रियल टाइम है, एक्जैक्टली रियल टाइम नहीं है, नियर रियल टाइम है, क्योंकि आधे घंटे के बैचेस में ये ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये कुछ और भी देखो क्वेश्चन यहाँ से ना पॉसिबिलिटी बन जाती है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि क्या कोई लिमिट है कि आप कितना पैसा नेफ्ट के थ्रू भेज सकते हो? तो आरबीआई के हिसाब से कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो 100 करोड़ किसी को भेज दो नेफ्ट के थ्रू, या 50,000 रुपए भेज दो किसी को नेफ्ट के थ्रू, तो ये पॉसिबल है। पर कंडीशन क्या है? आपका बैंक कुछ लिमिट लगा सकता है। मान लो एसबीआई ने बोला कि नहीं भैया सिर्फ आप नेफ्ट से मान लो बस 50 लाख ही भेज सकते हो, तो आप उससे ऊपर नहीं भेज सकते। मतलब आरबीआई ने कोई लिमिट नहीं दे रखी बैंक को, बैंकों की मर्जी है। आईसीआईसीआई वाले बोलेंगे कि अच्छा इतना भेज सकते हो तो इतना लिमिट लग जाएगी, एसबीआई की अपनी लिमिट हो सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हालांकि अगर आरबीआई के द्वारा कोई लिमिट नहीं दे रखी, उसी तरह से क्या जरूरी है कि बंदे के पास बैंक अकाउंट होना ही चाहिए तभी वो नेफ्ट सिस्टम को यूज कर सकता है? इसका आंसर है नहीं। मतलब बेसिकली बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपली अपने किसी भी जो आसपास की बैंक ब्रांच है ना उसके पास जाओ, उसको 10,000 रुपए मान लो आपने दे दिए कैश की फॉर्म में, तो आप कैश की फॉर्म में दे दो, वो सामने वाली जो बैंक आपका बैंक ब्रांच है वो जिसको भी भेजने होंगे वो पैसे अकॉर्डिंगली दे देगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, पर इसकी कुछ लिमिट है कि 50,000 से ज्यादा नहीं दे सकते अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो बिना बैंक अकाउंट के भी नेफ्ट सिस्टम वर्क करता है। उसके अलावा आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव है जो बाहर है, दूसरी कंट्री में है, क्या उसको भी भेजे जा सकते हैं? देखो यहाँ पे है कि वो नेपाल की जैसे इंडो नेपाल रेमिटेंस सिस्टम के थ्रू भेजे जा सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली और जगह पे भी आप अकॉर्डिंगली डिफरेंट बैंक्स के हिसाब से डिफरेंट कंडीशन होती है, उस हिसाब से आप इनको भेज सकते हो। और ऑपरेटिंग आवर्स मैंने आपको बता दिया कि 24/7 ये सर्विस एप्लीकेबल है, किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी टाइम पे कर सकते हो। ये चीज पहले नहीं होती थी, अब ये चीज करी गई है और ये हाफ आवरली इंटरवल के बैचेस में जाती है। तो सारी चीजें हम इसमें अच्छे से समझ गए। एक और देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि सर जैसे मान लो आप यहाँ पर हो, ठीक है ना, आपने अपने फ्रेंड को नेफ्ट के थ्रू पैसे भेजने हैं, तो क्या कुछ पैसे लगेंगे? कि मान लो आपने 50,000 रुपया भेजना हो तो क्या बीच में बैंक को कोई फीस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या बिल्कुल फ्री फॉर्म में मैं 50,000 रुपया भेज दूं और कुछ मेरा कटेगा? तो देखो जो आरबीआई के द्वारा बोला गया है ना, आरबीआई ने बोला है कि अब से कोई भी चार्ज नेफ्ट के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो आरबीआई ने ये चीज बोली हुई है कि नेफ्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट। वो 2020 के आसपास की डेट है, मैं डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, पर नेफ्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता। पर क्या होता है ना कि अगर मान लो जैसे आप बैंक अकाउंट में बेसिकली आप बैंक ब्रांच में जाकर ये चीज आप इस फैसिलिटी को यूज कर रहे हो, तो वहां पे जो बैंक है आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगा सकता है। समझ आया? अगर सिंपली देखो पूछा जाए यूपीएससी कि आरबीआई के हिसाब से क्या है, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। पर कुछ केसेस में जैसे मान लो कि आप ब्रांच में जाकर नेफ्ट को यूज कर रहे हो, तो वहां पे कुछ बेसिकली एक मिनिमम फीस, छोटी सी फीस वो लग सकती है। ठीक है, ये 16 दिसंबर आई थिंक 2020 से ये चीज एप्लीकेबल हो चुकी है कि आप नेफ्ट को 24/7 भी यूज करो और फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये आपके पास है, गिवन द फैक्ट कि आप ई बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो, ब्रांचेस से जाकर करोगे तो थोड़ी सी फीस लगेगी। तो ये सारी चीजें पढ़ ली हमने नेफ्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। उसी तरह से आ जाता है क्या? आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो पहली बात तो यहीं पे आप समझ गए, रियल टाइम मतलब आपने पैसा इधर से भेजा तो एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे सामने वाले बंदे के पास वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो 9:45 पे आपने यहां से ट्रांजैक्शन करी तो सामने वाले बंदे को 9:45 पे ही वो चीज मिल जाएगी। ये होता है आरटीजीएस के अंदर। पर नेफ्ट के अंदर क्या था? ये पैसा कब मिलेगा उसको? 10 बजे, क्योंकि आधे घंटे के बैचेस में ट्रांसफर हो रहा था। तो ये चीज हो गई रियल टाइम। उसी तरह से ग्रॉस सेटलमेंट, ये जनरली ना ग्रॉस सेटलमेंट मतलब उसी टाइम हो जाता है, बट साथ ही साथ ना एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो कि जनरली बिग ट्रांजैक्शंस के लिए होता है कि आपने बहुत ज्यादा पैसा ट्रांसफर करना हो। जैसे मान लो, जैसे मैंने आपको मान लो ट्रांसफर करना हो, तो हो सकता है मैं तो 50,000 रुपए आपको ट्रांसफर करूं या 10,000 करूं। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड सोचो कि जैसे मान लो कि ना मुकेश अंबानी जी हैं, ठीक है, तो उनको तो हो सकता है किसी बंदे को जैसे 500 करोड़ रुपया ट्रांसफर करना हो, है ना, वहां तो इतना बड़ा अमाउंट उनको ट्रांसफर डेफिनेटली करने की जरूरत पड़ती होगी कभी ना कभी, जो भी उनकी टीम है वो 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ ट्रांसफर करते होंगे, तो क्या वो भी सब नेफ्ट से करेंगे? देखो नहीं, नेफ्ट में जनरली लिमिट होती है। तो ये सारी चीजें कहां करी जाती हैं? जनरली आरटीजीएस के माध्यम से, क्योंकि आरटीजीएस दरअसल में बना ही इस चीज के लिए कि बड़े बड़े ट्रांजैक्शन इस पे होते रहें। और ये पर्टिकुलर आरटीजीएस भी ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही वर्क करता है। ठीक है ना, मतलब उसी के अकॉर्डिंग ही है। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन भी समझ गए कि एक एक ट्रांजैक्शन आती जाएगी, वो साथ साथ प्रोसेस होती जाएगी। यहाँ बैच वाला सिस्टम नहीं होता, कंटिन्यूस होता है, रियल टाइम सेटलमेंट होता है, राइट। तो ये हो गया आरटीजीएस मैकेनिज्म। उसी तरह से देखो तीसरी चीज क्या है? आईएमपीएस। आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है ना, आईएमपीएस इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यहाँ पर भी चीजें इमीडिएटली हो रही हैं कि आपने जिस टाइम पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश करी वो साथ ही साथ उसी टाइम ही ट्रांसफर हो गया। जैसे वही चीज 9:45 पे पैसे भेजे तो सामने वाले के पास 9:45 पे पैसे मिल भी गए। तो ये पर्टिकुलर सर्विस ऑफर करी जाती है एनपीसीआई के द्वारा। देखो पहले क्या पढ़ा हमने? नेफ्ट एंड आरटीजीएस।
ये दोनों किसके द्वारा थे? ये दोनों थे आरबीआई के द्वारा। पर जब मैं बात करता हूं आईएमपीएस की, ये आ जाता है किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए कि आईएमपीएस है एनपीसीआई के द्वारा और नेफ्ट एंड आरटीजीएस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और देखो पिछले में जब नेफ्ट और आरटीजीएस हम पढ़ रहे थे ना, यहां पर बैंक बीच में इन्वॉल्व होते ही होते हैं, ठीक है ना, बैंक तो डेफिनेटली आएगा बीच में। पर जब मैं आईएमपीएस की बात करता हूं ना, तो या तो यहां पे बैंक हो सकते हैं या पीपीआई। पीपीआई क्या होते हैं? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स। अब ये क्या होते हैं? देखो ये जो हम ना मोबाइल वॉलेट नहीं एक तरह से यूज करते, ठीक है, जैसे आपने फोन पे सुना होगा, पक्की बात है, आपने कभी फोन पे से किसी को पैसे ट्रांसफर किए होंगे, मोबीक्विक सुना होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप की चीजें, तो बेसिकली बैंक तो नहीं है ये, पर ये पीपीआई बोलते हैं इनको, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स। तो ये सारी चीजें होती हैं पीपीआई के अंदर आ जाती हैं। तो जो आईएमपीएस फैसिलिटी है ना, वो पीपीआई भी दे सकते हैं, या तो बैंक देंगे, जैसे अपना ना जैसे आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू उनकी जो ऐप होती है उससे आप सामने वाले बंदे को पैसे ट्रांसफर कर दो, या मोबीक्विक या फोन पे इनसे थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। तो जब इनके थ्रू करोगे ना, तो दैट इज थ्रू आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। समझ आ गया तीनों के बीच में कि नेफ्ट क्या था, आरटीजीएस क्या था और आईएमपीएस क्या था। अब आपकी ना सहूलियत के लिए, ताकि आप जल्दी से क्विकली जब आप रिवाइज करोगे तो आपको क्विकली डिफरेंस समझ आ जाए, तो मैंने एक टेबल बना दिया है, एक बार क्विकली देख लेते हैं। नेफ्ट के अंदर क्या देखा? सेटलमेंट होती है बैचेस की फॉर्म में, यानी कि हाफ आवरली बेसिस। आरटीजीएस के अंदर रियल टाइम, आईएमपीएस के अंदर भी उसी टाइम हो जाता है, तो ये भी रियल टाइम। अवेलेबिलिटी देखो, अब तीनों की 24/7 है, किसी भी टाइम, रात को, दिन में, संडे मंडे जो मर्जी डे हो तब भी यूज कर सकते हो। पहली ऐसी कंडीशंस नहीं होती थी, पर अब ये कंडीशंस आ चुकी हैं। पहले नेफ्ट और आरटीजीएस ना हमेशा नहीं होता था, कुछ लिमिट्स होती थी, पर अब ये फुल टाइम अवेलेबल है, तो हमें अभी का ही याद रखना है कि अब क्या है। उसके अलावा मिनिमम अमाउंट, कि कम से कम कितना पैसा ट्रांसफर करोगे। नेफ्ट के अंदर भी 1 रुपया, आईएमपीएस के अंदर भी 1 रुपया, आप 1 रुपया भी भेज सकते हो। पर आरटीजीएस ना जनरली बिग ट्रांजैक्शन के लिए होता है, तो इस वजह से आरटीजीएस के अंदर मिनिमम आपको 2 लाख रुपए तो ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे। उसी के साथ मैक्सिमम अमाउंट कितना ट्रांसफर कर सकते हो? देखो आरबीआई ने बोला है यहां पे कोई लिमिट नहीं है, पर बैंक्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आई थिंक ना एसबीआई ने बोल रखा है, शायद 10 लाख की लिमिट दे रखी है कि 10 लाख से ज्यादा पैसा आप नेफ्ट के थ्रू नहीं भेज सकते। तो हर किसी बैंक का है, हमें ऐसे याद नहीं करना, आईसीआईसीआई का अलग है, एचडीएफसी का अलग है। तो इस तरह से हर किसी बैंक ने अपनी अपनी लिमिट डिसाइड कर रखी है, बट एज पर आरबीआई दे हैव प्रिस्क्राइब्ड नो लिमिट। उसी तरह से आरटीजीएस की भी कोई लिमिट नहीं है, बट यहां पर भी ना फिर से किसी का होता है कि 1000 करोड़ बोल दिया, ये ऐसे कुछ बैंक की स्पेसिफिक लिमिट्स हो सकती हैं, बट जनरली आरबीआई का जो नोटिफिकेशन है दैट इज कि आरटीजीएस के अंदर कोई लिमिट नहीं है। आईएमपीएस की देखो लिमिट है 5 लाख। अगर आपने कहीं और से पढ़ा होगा ना, तो आपने इसको 2 लाख पढ़ा होगा और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे गड़बड़ लिख दी, बट ये रिसेंटली अपडेट हुआ है, ठीक है ना। पहले ये 2 लाख हुआ करता था, अब ये लिमिट 5 लाख कर दी गई है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आईएमपीएस की करंट लिमिट कितनी है, तो आप बोलोगे कि करंट लिमिट है 5 लाख, आप मैक्सिमम ट्रांसफर आईएमपीएस के माध्यम से कर सकते हो। कौन प्रोवाइड कर सकता है? यहां था बैंक्स नेफ्ट के अंदर, आरटीजीएस के अंदर भी सिर्फ बैंक्स, पर आईएमपीएस के अंदर बैंक्स के अलावा पीपीआई भी, जो कि मोबीक्विक एंड जो हमने और देखे थे, फोन पे वगैरह देखे थे, ठीक है। फीस, ठीक है ना, ये भी कुछ कंडीशंस के ऊपर होती हैं। आरबीआई का नोटिफिकेशन कहता है कि नेफ्ट और आरटीजीएस के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, पर यहां पे कुछ कंडीशंस के अंदर चार्जेस लग भी सकते हैं। पर अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे ना कि नेफ्ट और आरटीजीएस के ऊपर चार्जेस नहीं लगते, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर जैसे मान लो, तो कंडीशन मैं आपको बता देता हूं कि कुछ एक जैसे कंडीशन है कि अगर आप ऑनलाइन माध्यम से नेफ्ट और आरटीजीएस का यूज कर रहे हो, तब आपके ऊपर ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती। पर अगर आप पेपर फिलिंग जो होता है ना बैंक के अंदर जाके, अगर हम पेपर फिल फॉर्म यूज करेंगे ब्रांच के अंदर, तो वहां पे बैंक जो है वो अपनी फीस कुछ ना कुछ ले सकते हैं। उसकी भी देखो आरबीआई ने लिमिट बता रखी है कि मैक्सिमम आप कितनी ले सकते हो। हमें नहीं जानना कितनी है, 20 रुपए है, 25 रुपए है, हमें जानने की जरूरत नहीं है। सिंपली बस इतना देखो कि नेफ्ट और आरटीजीएस के ऊपर चार्जेस अब नहीं लगते इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। उसी तरह से आईएमपीएस के ऊपर छोटे से चार्जेस लगते हैं कि कुछ हो गया 15 रुपए, 20 रुपए, हर किसी बैंक का अपना अपना होता है, या हर किसी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का जो होता है ना, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, उसका भी अलग अलग होता है। तो ये भी हमें याद नहीं रखना, बस इतना पता होना चाहिए कि अच्छा कुछ चार्जेस यहाँ पे लगते हैं इन इमीडिएट पेमेंट सर्विस। उस तरह से टारगेट कस्टमर कौन है? देखो यहाँ पे इसके कस्टमर तो रिटेल कस्टमर्स हैं, जैसे मेरे और आपके जैसे लोग। जब आरटीजीएस की बात करेंगे तो वहां आएंगे बिजनेसमैन, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है 2 लाख से लेके हजारों करोड़ में जाके पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ये लोग तो बिजनेसमैन ही हैं। जैसे मैंने आपको मुकेश अंबानी जी का एग्जांपल दिया था, राइट। जो आईएमपीएस है वहां पर भी हम जैसे लोग ही रिटेल कस्टमर्स ही हैं जो इनके टारगेट कस्टमर होते हैं। और ये जो किसके द्वारा आई थिंक इंस्ट्रूमेंट ना हो गया, ये बेसिकली किस पर्टिकुलर मतलब ये इंस्ट्रूमेंट किसके द्वारा एक तरह से रेगुलेट किया जाता है या किसके द्वारा है? तो नेफ्ट और आरटीजीएस जो है वो आरबीआई के अंडर आते हैं, और आईएमपीएस जो इंस्ट्रूमेंट है वो आता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर।
आई होप इस टेबल के थ्रू ना आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टोटल कितने क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारे एक बार क्विकली आप रिवाइज इस टेबल से कर सकते हो। चलते हैं, देखो एनपीसीआई की अगर इतना जिक्र कर ही रहे हैं तो एक बार समझ लेते हैं कि एनपीसीआई आखिर है क्या। एनपीसीआई की फुल फॉर्म तो हम समझ गए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे ना दो बॉडीज हैं, एक तो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है इंडियन बैंक एसोसिएशन। इन दोनों ने मिलके क्या किया, इन दोनों के एक तरह से ना मिलके इनका इनिशिएटिव है और इन दोनों के मिलने से वजह से बना क्या, एनपीसीआई। तो आपसे यहाँ पे ना गड़बड़ करवाई जा सकती है कि किसका इनिशिएटिव है, वो आईबीए की जगह कोई और नाम दे देगा, पर आपको याद रखना है ये है आरबीआई प्लस आईबीए, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन का ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है। उसके साथ ही साथ जो एक्ट के थ्रू जिसके अंदर फॉर्म हुआ है ये है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है ना। इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट्स होती हैं वो इसी एक्ट के अंदर रेगुलेट करी जाती हैं। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर एनपीसीआई जो बॉडी है उसको अकॉर्डिंगली फाउंड किया गया, और ये फाउंड कब हुई थी, 2008 के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ ये कंपनीज एक्ट जो होता है ना उसके सेक्शन 8 में आती है। सेक्शन 8 में आने का मतलब एक तरह से आप मान सकते हो कि नॉट फॉर प्रॉफिट। एग्जांपल से समझाता हूं कि थोड़ा ना नॉट फॉर प्रॉफिट आप समझ जाओगे एक बार। देखो मान लो कि ये बेसिकली है, तो देखो क्या, ये तो एक कंपनी है ना, जैसे कोई भी कंपनी होती है उसी तरह से ये भी एक कंपनी है। अब कंपनी मान लो 1000 रुपए खर्च करती है, एग्जाम्पल समझ रहे हैं बस, और मान लो 1500 रुपया इसने 1000 रुपए का खर्चा किया, 1500 रुपए कमा लिए, तो 500 रुपए का इसका प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है ना। 1000 रुपए का खर्चा था और 1500 का इसका रेवेन्यू था, तो 500 रुपए का इसके पास प्रॉफिट हो गया एक तरह से। अब इस 500 रुपए का क्या करेगा ये, हो सकता है कि जो इसका ओनर हो वो अपनी जेब में रख ले इस 500 रुपए का, पॉसिबिलिटी है। पर जब मैं बात करूंगा ना नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की, इसका मतलब पता क्या होगा, ये 500 रुपया वापस से इस कंपनी के अंदर डाल दिया जाएगा ताकि ये कंपनी और नई नई चीजें कर पाए और नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए, कुछ और नई जगह एक्सपेंड करे। इसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। यानी कि जो भी प्रॉफिट हुआ ना, उस प्रॉफिट को ऐसा नहीं है कि जो ओनर्स हैं इसके वो ओनर्स अपनी जेब में रख लेंगे, नहीं, वो कंपनी को विस्तार करने में, कंपनी को और बड़ा करने में, कंपनी में नई नई इनोवेशन लाने के लिए यूज किया जाएगा। दैट इज नोन एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। और ये पर्टिकुलर कंपनी आती है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो समझ आ गया किसका इनिशिएटिव था, आरबीआई एंड आईबीए का एक्ट समझ लिया, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, और किसके नॉट फॉर प्रॉफिट किस तरह से ये एज अ कंपनी ये एक्ट करती है। उसी के साथ में देखो ये एक तरह की ना अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रिटेल पेमेंट्स। तो जितनी भी तरह की आप डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट्स करते हो ना, आईएमपीएस हो गया, या और भी मैं आपको ना डिफरेंट डिफरेंट इसकी सर्विसेज बताऊंगा, तो आप रियलाइज करोगे कि सर इसकी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक तरह से ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वो है। तो वो सारी चीजें इसके अंडर आती हैं। हेडक्वार्टर्स आ गया इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और टोटल ये ना 10 मेजर प्रमोटर बैंक के द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है। जैसे कि इसके अंदर एसबीआई भी है, ठीक है ना, पीएनबी है, आईसीआईसीआई है, इस तरह के अलग अलग बैंक्स ने इसको बेसिकली प्रमोट करने में इसके मतलब इसके प्रमोटर्स हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि एनपीसीआई क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता है, तो देखो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप ना एटलीस्ट इनके नाम डेफिनेटली ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है कि कोई भी मान लो पूछ लिया कि एनएफएस है, तो एनएफएस किसके द्वारा किया जाता है, तो एनएफएस एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। तो एक बार ना प्रोडक्ट के अगर लिस्ट पे नाम पे जाएं तो देखो, एक तो आपने यूपीआई एम वेरी श्योर सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो यूपीआई किसका है, वो एनपीसीआई का है। उसके साथ ही रुपए कार्ड आपने सुना होगा, फिर भीम सुना होगा, भीम ऐप है ना, फिर नाच एक सिस्टम होता है, आईएमपीएस होता है, एनईटीसी होता है, ठीक है, चेक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच होता है एनएफएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, फिर ई रूपी एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ है, मतलब पिछले आई थिंक 2021 की बात है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। भीम आधार हो गया, ये सारी की सारी यूपीआई 123 पे हो गया, भारत बिल पे हो गया, ये सारी की सारी सर्विसेज एनपीसीआई की ही हैं। एक बार ना आप एक बार जब लेक्चर खत्म होगा तो एक बार इन नामों को दोबारा से ध्यान दे देना, हम थोड़ा डिटेल में भी इन सभी सर्विसेज को पढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है ना, तो आई एम श्योर कि अगर आपने एक बार इनको खुद अपने एंड पे गो थ्रू किया होगा ना, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। देखो एक दो इंपॉर्टेंट आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सर्विसेज अकॉर्डिंगली ना मैं जैसे यूपीआई हो गया, रुपए हो गया, इनको प्रॉपरली कार्ड्स की फॉर्म में हम डिस्कस आने वाले लेक्चर में करेंगे भी। बात अगर करें देखो एनएफएस की, एनएफएस पढ़ा था ना अभी पीछे, ये देखो ये एनएफएस, एनएफएस क्या होता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। इसको समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल समझो, मान लो आपके पास ना ये एचडीएफसी बैंक का एटीएम कार्ड है, ठीक है ना, डेबिट कार्ड है मान लो एचडीएफसी का। अब ये आपको मान लो ना एचडीएफसी का एटीएम नहीं मिल रहा कहीं पे आसपास, आप क्या करते हो, आप पीएनबी के एटीएम में चले जाते हो।
तो क्या पीएनबी के एटीएम के अंदर आप इस कार्ड को यूज कर सकते हो कि इससे पैसा निकल जाएगा? द आंसर इज यस। ठीक है ना, आपने आई एम वेरी श्योर काफी बार ऐसे नहीं होता कि ऑब्वियसली एचडीएफसी का एटीएम मिल जाए, तो आपके पास जो भी आसपास आपको एटीएम दिखता है आप उस एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। तो आपने कभी ये सोचा है कि सर ये एचडीएफसी बैंक का एटीएम कार्ड ये पीएनबी के एटीएम के अंदर कैसे चल गया? इसके पीछे रोल है किसका? एनएफएस का, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच का। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये सारे के सारे एटीएम्स को ना एक तरह से बेसिकली कनेक्ट कर देती है, ठीक है ना, इंटरकनेक्टिविटी आ जाती है। और ये काम एनपीसीआई का ये जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है ना, इसके थ्रू किया जाता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी एटीएम्स है उनका एक तरह से नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है, एक लार्जेस्ट नेटवर्क है इन शेयर्ड एटीएम्स का, ताकि जो सिटीजन्स हैं वो इस चीज को फायदा उठा पाए कि अच्छा ये आपस में बैंक्स कनेक्टेड है, उसका बेनिफिट इन सभी लोगों को मिल पाए और ये जहां पर भी जो एटीएम हो आसपास में उसको एक्सेस करके और उसके बेसिस पे अपने ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करा पाए। तो ये याद रखना है कि जो एटीएम वाली चीज है वो किसके थ्रू अंडर होती है, वो होती है एनएफएस यानी कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच के अंदर, जो कि किसके द्वारा रन किया जाता है? एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो कुछ ना टाइप्स ऑफ एटीएम हमें डिस्कस कर लेने चाहिए कि किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटीएम होते हैं। एक दो प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्हाइट लेबल एटीएम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसके साथ ही ब्राउन लेबल एटीएम। तो ये जो टाइप्स थोड़े हैं ना एटीएम्स, ये थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी जो 4 एटीएम्स हैं जैसे कि ऑरेंज लेबल हो गया, येलो लेबल, ग्रीन लेबल, पिंक लेबल, इनकी सिर्फ एक एक लाइन पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बट जस्ट कि आपको ना कभी खराब किस्मत होती है कि यूपीएससी बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन पूछ ले, तो तब हमें एक एक लाइन पता होनी चाहिए। बट जो इंपॉर्टेंट है वो पहले 2 ही हैं, दैट इज व्हाइट लेबल एटीएम एंड ब्राउन लेबल एटीएम। तो चलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम की तरफ। देखो व्हाइट लेबल एटीएम कभी आप इस तरह के एटीएम देखे हैं? जैसे ये टाटा का एक तरह का एटीएम है, इंडी कैश, हिताची का जैसे एटीएम है, या फिर आपने कभी ना मुथूट फाइनेंस का एटीएम देखा होगा, ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन का देखा होगा, या प्रिज्म भी आता है एक, ठीक है ना। तो सर ये तो देखो ना, ये बैंक तो है नहीं ना, मुथूट फाइनेंस बैंक है ना, ये सारे बैंक है ना, ये बैंक है, तो ये एटीएम है किस तरह से? मतलब ये बेसिकली अगर बैंक ही नहीं है तो जैसे आईसीआई का आपने एटीएम देखा होगा तो वो तो बैंक है, तो इसलिए एटीएम वो रन कर पा रहा है, या एचडीएफसी का है, एसबीआई का है, पीएनबी का है, पर ये सारी चीज तो एटीएम बेसिकली बैंक नहीं है। तो अगर कोई ऐसी एंटिटी हो जो बैंक ना हो पर तब भी वो एटीएम को रन करे, उसको बोलते हैं क्या? व्हाइट लेबल एटीएम। समझ गए? इस एग्जांपल को ना अपने दिमाग में रखना, ये सारे जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, टाटा का, हिताची का, जो और बाकी, तो ये जब इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं जो कि खुद आपस में अपने आप में बैंक नहीं है, वो जब एटीएम को ओन करे और उसको ऑपरेट करे, उनको क्या बोलते हैं? व्हाइट लेबल एटीएम। ठीक है, तो एटीएम जो कि ओन एंड ऑपरेट किए जाते हैं किसके द्वारा? नॉन बैंकिंग एंटिटी के द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे देखो क्या होता है, इसका रीजन पता क्या है कि जैसे बैंक है, मान लो आईसीआईसीआई का बैंक है, अब आईसीआईसीआई वालों के पास ना हो सकता है कि इतने मतलब रिसोर्सेज ना बोल के, मतलब मान लो कि जैसे ना हिमाचल का कोई टाउन है, ठीक है ना, हिमाचल का कोई बहुत ही जैसे माउंटेन एरिया के अंदर बहुत ही एक ना एक ऐसा विलेज है जहां पर इतनी कनेक्टिविटी नहीं है, तो शायद आईसीआईसीआई को वहां तक पहुंचने में, अपना एटीएम वहां लगाने में काफी दिक्कत आएगी। पर हो सकता है कि टाटा वालों की रीच वहां तक हो, तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में एक तरह से ना डील कर लेंगे कि भैया तुम जाओ, तुम वहां पे जाके, ये टाटा वाला जो बंदा है, टाटा वाला जो कंपनी है, ये वहां पे जाके अपना एटीएम सेटअप कर लेगी, और साथ में एक बन जाएगा इसका स्पॉन्सर बैंक। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली यहाँ पे इस स्पॉन्सर बैंक का काम क्या होगा, जैसे कि कैश मैनेजमेंट, कि वहां पे अकॉर्डिंगली पैसे को भेजना या किस तरह से हमें वहां पे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट करने हैं कैश के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक के थ्रू की जा सकती हैं। बाकी की चीजें किस एटीएम को मेंटेन करना, ठीक है ना, इस एटीएम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी सर्विसिंग करना, ये सारी की सारी चीजें कौन करेगा? ये सारी की सारी चीजें करेगा ये नॉन बैंकिंग एंटिटी यानी कि टाटा वाले। ठीक है, तो दो बेसिकली यहाँ पे व्हाइट लेवल एटीएम में यही चीज आपको समझने की जरूरत है कि नॉन बैंकिंग एंटिटी के द्वारा रन किया जाता है, एंड यहाँ पे एक या एक से ज्यादा स्पॉन्सर बैंक हो सकता है जो कि कैश मैनेजमेंट में अकॉर्डिंगली उनकी हेल्प करेगा। राइट, और ये पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आ जाता है? ये भी आ जाता है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर। राइट, तो ये था व्हाइट लेवल एटीएम। देखो एक ना साथ ही साथ ना कुछ आरबीआई के द्वारा ही ना ये एंटिटीज बताई जाती हैं कि अच्छा आप खोल सकते हो, जैसे आपका कल को मन करे कि मैं भी एटीएम खोल लूं, तो क्या आप खोल सकते हो? आंसर इज नहीं, क्योंकि ये जो एंटिटीज है ना, जैसे टाटा वाले हो गए, इन्होंने आरबीआई के थ्रू ना जाके एक तरह का लाइसेंस ले रखा है इन चीजों को खोलने का। ठीक है ना, कि हम इस तरह के एटीएम से खोलना चाहते हैं, तो एक तरह का लाइसेंस इन्होंने आरबीआई से ले रखा है, तो यही चीजें इस तरह की कर सकते हैं। उसके साथ ही देखो एक ना ऑन टैप लाइसेंसिंग होती है। ठीक है, ऑन टैप लाइसेंसिंग समझने का मतलब करना, समझना लाइसेंसिंग का मतलब समझते हो आप कि अच्छा इनको ना लाइसेंस मिलता है, जैसे टाटा वालों को लाइसेंस मिला। ऑन टैप का मतलब क्या होता है? जब इनकी मर्जी हो, ऑन अवर विश। मैं समझाता हूं कैसे। देखो मान लो आपको चाहिए लाइसेंस, ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि आरबीआई नोटिफिकेशन दे और बोले कि जिसको किसी को ना लाइसेंस चाहिए वो क्या करे, वो जून 2022 से लेके जुलाई 2022 के बीच में हमारे पास आए और बोले कि हमें बेसिकली लाइसेंस चाहिए। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है ऑन टैप लाइसेंसिंग। ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब कि जब टाटा वालों का मन करे ये जाएं, मान लो कि आज कोई भी डेट हो, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं है आरबीआई के द्वारा, इन्होंने जब मन किया तब जाके ये डायरेक्टली आरबीआई को अप्रोच करेंगे और बोलेंगे कि हमें लाइसेंस दे दो। इस चीज को बोलते हैं ऑन टैप लाइसेंसिंग। अगर नहीं समझ आया सिंपली ना मैं आपको सिंपल समझाता हूं। जैसे मान लो कि आप ना आईएएस बनना चाहते हो, ठीक है, आप सारे आईएएस बनना चाहते हो, ठीक है। अब होता क्या है,
आईएएस के अंदर क्या होता है, यूपीएससी हर साल एक नोटिफिकेशन निकालता है मार्च के महीने में अप्रॉक्सीमेटली कि जिन लोगों को आईएएस बनना है ना वो ये फॉर्म फिल करो, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम होगा उनका, एंड जो एग्जाम ये क्लियर कर लेंगे वो आईएएस बन जाएंगे। यही तरीका होता है। यहां पे देखो यूपीएससी ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन दिया, ठीक है जी। अब एक तो केस ये हो गया, एक केस ऐसा सोचो कि यूपीएससी ऐसा कुछ ना करे, नोटिफिकेशन ना निकाले, आपका मन है आईएएस बनने का, आप अप्रोच करो यूपीएससी को, भैया कि मेरा एग्जाम ले लो, जब आपका मेरा आप एग्जाम लो एंड इस एग्जाम के बेसिस पे मैं एग्जाम क्लियर कर लेता हूं तब आप मुझे इस चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे आईएएस बना देना, ठीक है। तो अगर ये दूसरा तरीका होता है ना, जब मैं यूपीएससी को अप्रोच कर रहा हूं, मैं उनको बोल रहा हूं कि मुझे आईएएस बनना है तो मेरा एग्जाम लो, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑन टैप। इसी तरह से यहां पे जब एटीएम वालों का है, जब व्हाइट लेवल वालों का, जब इनका मन करेगा, जस्ट इन टाटा वालों का मन करेगा, ये डायरेक्टली जाके आरबीआई के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमें लाइसेंस चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑन टैप लाइसेंसिंग। और ये आरबीआई ने अब अलाउ कर दी है कि डायरेक्टली दे कैन अप्रोच आरबीआई फॉर गेटिंग द लाइसेंस, ठीक है। तो व्हाइट लेवल एटीएम समझ आ गया, जहां पे जो एटीएम है वो नॉन बैंकिंग एंटिटी के द्वारा अप्रोच किए जाते हैं। ये दरअसल ना ऑन टैप लाइसेंसिंग वाला ना पिछले 1-1.5 साल में ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के साथ ही रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा ये डिस्कस करना चाहता था। उसके साथ ही देखो एक होते हैं ब्राउन लेवल एटीएम। अब ब्राउन लेवल एटीएम पता क्या होता है कि देखो ये जो एटीएम है ये तो आईसीआईसीआई का ही है, ठीक है ना, तो बैंक का ही एटीएम है, पर कहीं ना कहीं यहां पर जो भी ऑपरेशंस होंगे, जैसे कि यहां पे इस एटीएम के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन गार्ड कौन हो खड़ेगा, ठीक है ना, ये कैश रिफिलिंग का ट्रक किस तरह से काम करेगा, ये सारी की सारी चीजें आउटसोर्स कर दी जाती हैं किसी थर्ड पार्टी को। समझ आया कि एटीएम तो सर बैंक का ही है, पर वहां पे डिफरेंट जो ऑपरेशंस कंडक्ट होंगे वो बैंक नहीं करेगा, वो करेगी कोई थर्ड पार्टी। उस चीज को क्या बोल देंगे, ब्राउन लेवल एटीएम। तो बस ये फर्क ध्यान रखना कि व्हाइट लेवल एटीएम क्या होते हैं एंड ब्राउन लेवल क्या होते हैं, काफी बार यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है। व्हाइट लेवल के अंदर ओनरशिप जो होती है वो थर्ड पार्टी के पास होती है, जब ब्राउन लेवल के अंदर वो बैंक के पास ही ओनरशिप उसकी होती है, राइट। आगे देखो बाकी टाइप के जो एटीएम हमने थोड़े से नाम जिक्र किए थे, जैसे अगर ऑरेंज लेवल एटीएम का जिक्र है तो ये पर्टिकुलर एटीएम जो होता है वहां पे शेयर्स को ट्रांजैक्ट किया जाता है। ग्रीन लेवल एटीएम के अंदर एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शंस होती हैं, येलो लेवल एटीएम के अंदर ई कॉमर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं, पिंक लेवल के अंदर वुमेन बैंकिंग, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कहां पर होती है कैसे होती हैं, हमारे स्कोप से बाहर है, बस सिंपली मैंने आपको इतना सा बता दिया ताकि अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इतना पता हो कि अच्छा ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, दैट विल बी ऑल। इससे ज्यादा यूपीएससी हमसे नहीं पूछेगा। उसी के साथ देखो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि यूपीएससी 2016 में हमारे से ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज सीन इन द न्यूज, ये किससे रिलेटेड टर्म है। वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो आंसर करने की। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेस व्हिच एनेबल्स कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट। क्या ये मतलब होता है। दूसरा, ये आरबीआई का कंट्रोल बढ़ाता है ओवर कमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन। तीसरा, ये एक तरह का प्रोसीजर है जिसके अंदर एनपीएस जो होते हैं डिफरेंट बैंक्स के, वो किसी और बैंक के द्वारा ले लिए जाते हैं। क्या लगता है कौन सा ठीक है। देखो सिंपल सा चीज है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में क्या पढ़ा था, ये जो स्टेटमेंट 1 है यही तो पढ़ी थी कि जो बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं ताकि कस्टमर्स हैं वो एक ब्रांच के जब भी वो कहीं पे अपना अकाउंट को ऑपरेट करवाना चाहें वो किसी और जगह करा के भी कर सकते हैं। तो 1 तो बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से देखो स्टेटमेंट 3 पढ़ो, ये एक तरह का प्रोसीजर है जहां पर एनपीएस जो होते हैं वो दूसरे बैंक को लिया जा सकता है। ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एनपीए यहां से एक पर्टिकुलर बैंक दूसरे को अगर देना चाहे वो सीबीएस के थ्रू थोड़ी ना होगा। सीबीएस के थ्रू क्या होता है, सीबीएस के थ्रू तो आपस में जो डिफरेंट बैंक की ब्रांचेस होती हैं वो आपस में एक तरह से जो बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं आपस में कनेक्ट होती हैं। तो ये 3 भी गलत है। 3 गलत हुआ तो अकॉर्डिंगली हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आ गया ऑप्शन ए 1 ओनली, ठीक है। ये सेकंड भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि आरबीआई कंट्रोल बढ़ा रहा है थ्रू सीबीएस, ऐसा नहीं है। बस इसमें कंप्यूटराइजेशन डेफिनेटली होती है, पर वो होती है ताकि बैंक की जो डिफरेंट ब्रांचेस है वो उसको आपस में कनेक्ट किया जा पाए। उसके अलावा देखो ये 2016 का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, 1 ओनली। साथ ही साथ देखो 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया, ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स एटीएम्स इन इंडिया, जो एटीएम्स होते हैं वो किसके द्वारा आपस में लिंक किए जाते हैं। क्या आईबीए है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, क्या एनएसडीएल है दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, या एनपीसीआई है या आरबीआई है, बताओ मुझे। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैंने जैसे आपको एनपीसीआई के जब डिफरेंट चीजें बताई थी ना, तब मैंने आपको वहां पे एनएफएस के बारे में बताया था, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो ये नेशनल फाइनेंशियल स्विच का काम क्या है, यही तो है कि जो डिफरेंट एटीएम्स हैं वो आपस में एक तरह का शेयर नेटवर्क बन जाता है और ये किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा। आप देखो कंफ्यूज हो सकते थे, ऑप्शन देखो कैसे बनाए यूपीएससी ने। यूपीएससी ने हमें आरबीआई दिया, यहाँ पे दिया आईबीए, यहाँ दिया एनपीसीआई, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन का स्कोप था, बट हमने तो अच्छे से पढ़ा है ना कि एनपीसीआई एनएफएस करता है और एनएफएस एटीएम को हमें आपस में लिंक करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये भी ध्यान रखना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन ये मिलकर क्या बनता है, ये मिलकर बनता है एनपीसीआई, जो कि सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसको फाउंड किया गया था 2008 में अंडर जो पेमेंट एंड बैंक एसोसिएशन, ये से एनएफएस करता है और एनएफएस एटीएम को हमें आपस में लिंक करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये भी ध्यान रखना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन ये मिलकर क्या बनता है, ये मिलकर बनता है एनपीसीआई, जो कि सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसको फाउंड किया गया था 2008 में अंडर जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपके सामने यूपीएससी डेफिनेटली प्रेजेंट करेगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अकॉर्डिंगली आपको उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी डेफिनेटली होनी ही चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखो हमने एनपीसीआई शुरू कर लिया है, कुछ फंक्शन देख लिए हैं। आने वाले लेक्चर के अंदर हम ना बैंकिंग के और भी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार हम एनपीसीआई को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि ना
रुपी हमें पढ़ना है, रुपए जो कार्ड होता है, यूपीआई पढ़ना है, ठीक है ना, भीम पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा इनके रिगार्डिंग थोड़ा बेसिक जानेंगे इन सभी चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग। फिर हम बैंकिंग के जो फर्दर एस्पेक्ट्स हैं, जो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं, बैंकिंग के किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बैंक आरबीआई के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, वो फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम कर लेंगे। एक चीज देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि सर मेंस के भी ना क्वेश्चन आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हम जैसे प्रीलिम्स को तो थोड़ा थोड़ा हर लेक्चर में पढ़ते ही रहते हैं कि किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, या फिर हमारी नॉलेज किस हिसाब से यूपीएससी के लेवल की है या नहीं है, ये सारी चीजें तो हम चेक कर ही रहे हैं, बट उसके साथ ही साथ हम मेंस की प्रैक्टिस भी करें। बट हुआ एक्चुअल में है क्या कि बिल्कुल ना बेसिक चैप्टर्स हैं, जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स है ना, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड लेस इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। तो एक बार हम ये इस टाइप के चैप्टर्स पढ़ ले जो प्रीलिम्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, फिर जब आने वाले लेक्चर्स के अंदर ना, जैसे 2-3 लेक्चर्स के अंदर, तब हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स आने लग जाएंगे जो मेंस में पूछे जा सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, तब हर लेक्चर के अंदर एटलीस्ट एक क्वेश्चन मेंस का लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या आंसर लिख सकते हैं या कैसा हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मेंस के क्वेश्चन अगले 2 से 3 लेक्चर के बाद शुरू हो जाएंगे, जब मेंस